हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम कृषि चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में कवर होने वाले बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डीमार्ट के नाम से भी पहचानते हैं। डीमार्ट की अगर हम लोग बात करें, पहले तो जो खबर है उसको कवर कर लेते हैं। तो अलग अलग स्टोर से ओपन करते रहते, तो मध्य प्रदेश की भी अगर हम लोग बात करें तो नया स्टोर इनका हम लोग को ओपन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। डीमार्ट ऑलरेडी टारगेट लेकर चल चुका है कि काफ़ी सारे वो स्टोर्स यहाँ पे ओपन करेंगे। इनका टारगेट तो मतलब हज़ारों स्टोर्स ओपन करने का यहाँ पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। एंड ये खास करके ऑफलाइन बिजनेस की ओर ज़्यादा फोकस करते हैं। ऑनलाइन भी है उनका, बट इतना नहीं। खास करके ऑफलाइन स्टोर्स यहाँ पे अलग अलग हम लोगों को जगह पे ये देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अगर बेसिकली अगर हम लोग बात करें, डीमार्ट तो अभी हम लोग को काफ़ी बड़ी कंपनी बनते हुए देखने को मिल चुकी है। 3.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप बन चुका है। तो एक बेसिकली अंदाजा आपको बताइए, यस 5 से 6 साल में डबल का परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल सकता है। कोई ये गारंटी नहीं होती है, बट एक सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें रहती कि हाँ ये ऐसा चल सकता है करके। बाकी की अगर हम लोग बात करें अपने ही सेगमेंट में, नंबर 1 पोजीशन पे तो अभी भी चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, प्रॉफिट भी कंपनी का रहता ही है, बट एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ रहती है। ऐसा नहीं कि ग्रोथ नहीं रहती है। अर्निंग्स देख सकते हो 1.5 के आसपास था, 3 के आसपास, 3.5 हो गया, फिर 5.5 के ऊपर चला गया, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ऐसा करते करते अभी 40 को भी छू लिया। बट प्रॉब्लम क्या होता है, ये 40 से डायरेक्ट 80 नहीं जाता है। धीमे धीमे करके 40 का 42, 45 होगा, 48 होगा, 50 होगा। उसी हिसाब से हम लोग कहते हैं ना कि कंपनी बड़ी बनने के बाद एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, अनटिल एंड अनलेस कंपनी कुछ एकदम से ही अलग स्टेप ना ले। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। बाकी अगर देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड ऑल दैट काफ़ी बढ़िया ही देखने को मिल जाता है। 75% ऑलमोस्ट प्रमोटर के पास है। FISDS की बात करें तो 9 और 7 लगभग 16 हो जाते हैं। ऊपर का अगर जोड़ ले तो 17% इंस्टीट्यूशंस के पास है एंड पब्लिक के पास 8% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। नए नए स्टोर्स ऐड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बट अगर डीमार्ट को एकदम ही एक्सपोनेंशियल आगे बढ़ना है तो कुछ तो उनको अपना बिजनेस का पैटर्न बदलना पड़ेगा। जो नॉर्मल ग्रोथ देखने को मिल रही है वो थोड़ा सा एबनॉर्मल ग्रोथ में उनको जाना पड़ेगा एंड उसके लिए कोई तो बिजनेस रिलेटेड नई स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी, तभी वो चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल है। वरना अगर देखा गया तो जो हम लोग को क्विक कॉमर्स है, इनके बिजनेस को बुरी तरीके से इंपैक्ट करवाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बीच में हम लोगों ने ये भी देखा था कि जेप्टो ने ये तक अनाउंस किया था कि आने वाले समय में वो डीमार्ट को भी पछाड़ देंगे। ठीक है, तो इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस वो प्लान यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को टैकल करने के लिए डीमार्ट ने कोई नई स्ट्रैटेजी यहाँ पे अपनानी चाहिए। ठीक है, हो सके तो उन्होंने भी कुछ तो ऑनलाइन चीज़ों को यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे करना चाहिए बड़े लेवल पे। छोटे लेवल पे तो अभी भी उनका बिजनेस देखने को मिल जाता है ऑनलाइन की अगर हम लोग बात करें तो। बट डीमार्ट का जो पहचान है वो ऑफलाइन से रिलेटेड ही ज़्यादा देखने को मिल जाता है। एंड ऑफलाइन में भी इनका बिजनेस ठीक चल रहा है, बट जैसे मैंने बोला ना कि एक एवरेज ग्रोथ के साथ ही वो आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो HAL की बात करें, RVNL की बात करें, IRFC की बात करें, सेम वो सवाल यहाँ पे आते रहते हैं। कौन सा कि लगातार सर इनमें गिरावट देखने को मिल रही है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता के रखा हुआ है कि इनका सबसे बड़ा ऑक्सीजन है कि इनको ऑर्डर्स मिलने चाहिए बड़े लेवल पे। पहले कैसे होता था कि पहले कंपनी की जो ऑर्डर बुक थी काफ़ी छोटी थी। ठीक है, देन उसके बाद बड़े बड़े ऑर्डर्स बुक मिले तो कंपनी रॉकेट 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 बन गई। अभी कंपनी के पास ऑलरेडी लाखों करोड़ों के ऑर्डर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो छोटा मोटा ऑर्डर अगर यहाँ पे आ भी जाता है तो ठीक ही है यहाँ पे। तो अभी कंपनी को बहुत बड़े ऑर्डर्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहेगी एंड इससे रिलेटेड बेस्ट पीरियड ऑफ टाइम मैंने आप लोगों को बोल के रखा हुआ है, काफ़ी बार बोल के रखा हुआ है कि दिसंबर जनवरी में ही बड़ी चीज़ें हम लोग को शायद से देखने को मिल जाए, क्योंकि फेब मंथ में हम लोग को बजट देखने को मिल जाता है। तो इस चीज़ के चलते वो चीज़ें देखने को मिल सकती है। अभी एक एग्जाम्पल देता हूँ, रेलटेल भी आज के दिन हम लोग को लाल निशान में ही देखने को मिल रहा था। आप देख सकते नीचे ही था 1-1.5%, फिर अचानक से आप देख सकते बड़ी तेजी यहाँ पे हम लोग को क्यों बनते हुए देखने को मिल गई। तो यस, इसके पीछे का अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दोस्तों रेलटेल को यहाँ पे लगभग 48.7 करोड़ का ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला फ्रॉम हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। मतलब ऑर्डर यहाँ पे कुछ तो कुछ यहाँ पे आना चाहिए। आपका ऑर्डर बुक स्ट्रांग होना मतलब कि आपको बिजनेस मिलना होता है भाई, रेवेन्यू बनता है, प्रॉफिट बनता है, अर्निंग्स बनती है, ग्रोथ आता है एंड स्टॉक फिर भागना स्टार्ट यहाँ पे कर देता है। तो ये चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन दोस्तों अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पे तो जियो, यस जियो की बात करेंगे, जियो टेलीकॉम की। तो आज के दिन हम लोग को जियो के सर्वर्स हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को मिलते हैं। ऐसी खबरें बहुत जगह से आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही थी। खास करके बताया जा रहा है कि मुंबई साइड पे यहाँ पे जो इंटरनेट है जियो का ये प्रॉपरली यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा था। कोलैप्स हम लोग को होते हुए देखने को मिला था। इनके नेटवर्किंग की अगर हम लोग बात करें, सर्विसेज की अगर बात करें तो ये आउटेज हम लोग को आज के दिन देखने को मिल रहा था। ऑब्वियसली अभी जियो का अलग से स्टॉक शेयर बाजार में तो यहाँ पे है नहीं, तो रिलायंस इंडस्ट्री को ही देखना पड़ेगा। मैं जियो टेलीकॉम की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो ओला इलेक्ट्रिक, यस ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात करेंगे तो आज के दिन लगभग हम कह सकते हैं 10% का सर्किट लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड अगेन
जिनको प्राइस से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, मतलब जो तेज़ी देखेंगे, जिसके पीछे भागेंगे फोमो वाले, तो उनके लिए वापस अभी ये स्टॉक रडार के ऊपर आते हुए देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना भाई, शेयर मार्केट में ये चीज़ें चलती रहती है, तेज़ी मंदी, अपर सर्किट लोअर सर्किट चलता रहता है। इसको लेकर कभी भी आपका डिसीजन तय होना नहीं चाहिए। एज अ इन्वेस्टर हमेशा आपका डिसीजन किस चीज़ के हिसाब से होना चाहिए, इसको पहले कट कर दो। यस, बिजनेस के हिसाब से होना चाहिए। आप इस चैनल पे आओगे तो आपको ये तो बिजनेस का गाना तो रोज ही सुनने को यहाँ पे मिल जाएगा। वही चीज़ें आपके दिमाग में जिस दिन फिट हो जाएगी, आप शेयर बाजार के पक्के खिलाड़ी यहाँ पे बन जाओगे। सो ओला इलेक्ट्रिक की बात करें, बट आज के दिन 10% की तेज़ी बनी क्यों? तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो दो ब्रोकरेजेस ने एक साथ यहाँ पे बाय का रेटिंग यहाँ पे दे दिया है। ओला इलेक्ट्रिक की बात करें तो लगभग 160 का टारगेट उन्होंने दिया है। कौन है वो दो ब्रोकरेजेस और ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं, तो चलो उनको चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दो ब्रोकरेजेस फर्म में से एक है बोफा सिक्योरिटीज़, ठीक है। तो बोफा सिक्योरिटीज़ एंड दूसरा कौन है, गोल्डमैन सैच की बात करें तो उन्होंने बोला है, उनके रिकमेंडेशन है भाई, मेरे नहीं, कि उन्होंने बोला है कि ये बाय करके चलना चाहिए करके, अच्छा परफॉर्मेंस देगा। ओके ठीक है भाई। तो बोफा सिक्योरिटीज़ की बात करें तो उनका ये कहना है कि ये लगभग 145 के टारगेट को छू सकता है, मतलब करंट लेवल के हिसाब से 35% का यहाँ से पोटेंशियली अपसाइड नज़र यहाँ पे आता है, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ गोल्डमैन सैच की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने क्यों बाय यहाँ पे बोला है, तो उनका जो टारगेट है 160, नियरली 50% यहाँ से पोटेंशियली वो भाग सकता है, ऐसा अनुमान उन्होंने दे के यहाँ पे रखा हुआ है। देन रिसेंटली अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, HSBC ने भी यहाँ पे हम कह सकते हैं 140 का टारगेट देके रखा हुआ था, ठीक है। बट मेजर रीज़न क्या है, तो बोफा सिक्योरिटीज़ की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने यहाँ पे बोला है कि फिलहाल इंडिया में जो टू व्हीलर का मार्केट है वो 6.5% के आसपास हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो जो पेनिट्रेशन देखने को मिल जाता है व्हीकल एडॉप्शन की बात करें तो, ठीक है, मतलब अगर आप ऐसा भी बोल दो 100 गाड़ियाँ बिकती है तो उसमें से 6.5 गाड़ियाँ जो रहती है, ठीक है, डेटा के हिसाब से वो हम लोग को टू व्हीलर देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड फिलहाल ई स्कूटर की अगर हम लोग बात करें तो पेट्रोल वाले जो स्कूटर्स है उनसे वो काफ़ी हम लोग को सस्ते देखने को मिल रहे प्राइस के हिसाब से। सो आने वाले समय में वो उन्होंने यही कहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पे कर सकता है, कि गाड़ियों के जो दाम हम लोग को पेट्रोल से भी सस्ते देखने को मिल रहे ई व्हीकल्स के बाइक के हिसाब से, तो इसमें ओला इलेक्ट्रिक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है, ऐसा बोफा सिक्योरिटीज़ का मानना है। एंड इसलिए उन्होंने बाइक का रिकमेंडेशन देके हायर लेवल के टारगेट दिए हैं। एंड बोफा सिक्योरिटीज़ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उनको ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर ही ई बाइक में ज़्यादा भरोसा नज़र यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ब्रांड की बात कर ले, डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात कर ले, अच्छे तरीके से वो एक्सपांड करेंगे, ऐसा उनका मानना है। एंड जो मार्केट का जो पेनिट्रेशन अभी हम लोग को 6.5% के आसपास देखने को मिला, जो 2028 तक 18% तक जाएगा ई बाइक की बात करें तो, ये ऐसा उनका मानना है। और 2030 तक 25% तक जाएगा टू व्हीलर सेगमेंट में। एंड वहाँ का अगर कोई लीडर रहेगा वो ओला इलेक्ट्रिक रहेगा, ऐसा बोफा सिक्योरिटीज़ का मानना है। देन गोल्डमैन सैच की भी बात करें तो उन्होंने भी सेम ही रीज़न यहाँ पे दिया है कि लॉन्ग टर्म खेल की अगर हम लोग बात करें टू व्हीलर सेगमेंट में ई बाइक्स में ओला इलेक्ट्रिक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। ये उन्होंने अपने हिसाब से कैलकुलेशंस बोल के यहाँ पे रखे हुए हैं। अभी कौन कितना सच जाएगा, कौन कितना गलत जाएगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता है, यहाँ पे चल जाएगा। बट इन्हीं के रिपोर्ट के चलते आज के दिन ओला इलेक्ट्रिक का शेयर में अपर सर्किट लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों सेबी, यस, काफ़ी समय के बाद ये जो एक सवाल पूछा जाता था, सर जी बोनस शेयर यहाँ पे दे दिए हैं, बोनस शेयर मेरे अकाउंट में क्रेडिट कब होंगे, ठीक है, इससे रिलेटेड कोई फिक्स रूल अभी तक यहाँ पे नहीं था, ठीक है। कभी मैं बोलता था 15 दिन में हो जाएंगे, कभी 10 दिन में हो जाएंगे, वी डोंट नो। सो फाइनली दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त खबर सामने आ चुकी है। सेबी फास्ट ट्रैक क्रेडिट ट्रेडिंग ऑफ अ बोनस शेयर टू T+2 डेज, मतलब यस, अभी सेबी ने यहाँ पे बोल दिया है कि बोनस शेयर अनाउंस करने के बाद जो उसका रिकॉर्ड डेट रहेगा उसको पकड़कर T+2 डे के हिसाब से बोनस शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाने चाहिए। और हो जाने चाहिए मतलब ऐसे हो जाने चाहिए कि प्रॉपरली हो जाने चाहिए, सिर्फ डिस्प्ले नहीं करवाने हैं, ऐसे होने चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति अगर चाहे तो उसको ट्रेड भी कर सके। सो ये काफ़ी ज़्यादा हम लोग को परेशानी देखने को यहाँ पे मिल रही थी। और ये जो नियम है वो 1 अक्टूबर से यहाँ पे लागू होना चाहिए, ये भी सेबी ने यहाँ पे बोला है। मतलब 1 अक्टूबर के बाद जो भी कंपनियाँ बोनस का अनाउंसमेंट करेगी उसके बाद रिकॉर्ड डेट के बाद, रिकॉर्ड डेट अच्छे से सुन लेना भाई, ठीक है, अनाउंसमेंट की बात नहीं हो रही है, रिकॉर्ड डेट की बात कर ले। तो रिकॉर्ड डेट के बाद अगर देखा गया तो 2 दिन के भीतर यहाँ पे बोनस शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाने चाहिए, जिस चीज़ के चलते अगर कोई इंसान अगर उसको बेचना चाहता है,
ठीक है, तो वो बेच सके, ट्रेड करना चाहते हैं तो ट्रेड कर सके। पहले तो यहाँ पे 15-15 दिन तक यहाँ पे शेयर्स ही नहीं आते थे, ठीक है, काफ़ी गड़बड़ी होती थी। अगर कुछ बीच में गड़बड़ अगर हो गई तो शेयर्स हम लोग बेचकर एग्जिट कैसे करेंगे, तो काफ़ी दिक्कत होती थी। तो एक कमाल का फैसला सेबी ने यहाँ पे फाइनली यहाँ पे लिया है। जल्द से जल्द बोनस शेयर्स अभी अकाउंट में हम लोग को क्रेडिट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। देन दोस्तों आ जाते हैं आखिरी पॉइंट के ऊपर, जो कि IPO से रिलेटेड। तो दोस्तों एक जो IPO हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था, ट्रैफिक सॉल्व की अगर हम लोग बात करें, अभी आप बोलेंगे ये कौन सा IPO है, आपने तो कभी बताया नहीं। ये SME सेगमेंट में देखने को मिल रहा है। मैं यूजुअली मेन बोर्ड वाले ही IPO को कवर करता हूँ, ऐसा में तो भाई अलग लेवल का ही खेल चलता है। और ऊपर से वहाँ पे IPO मिलना मतलब क्या ही बोले, 500 बार आप अप्लाई करोगे तो शायद से कभी एक बार लगा होगा, ठीक है, बहुत ही मुश्किल से। HNI कैटेगरी में तो मतलब आपके पास बहुत ही करोड़ों का माल होना चाहिए, तभी जाके वो प्रोपोर्शनेट बेस के हिसाब से आपको IPO लगता है, ठीक है। एनीवेज, सो ट्रैफिक सॉल्व ये जो IPO था दोस्तों, इसकी लिस्टिंग आज के दिन थी, 345 गुना इसका सब्सक्रिप्शन हुआ था। बट आज के दिन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो बहुत ही बड़ा सरप्राइजिंगली झटका लग गया। क्या झटका लग गया कि जिसका जो GMP 135% देखने को यहाँ पे मिल रहा था, तो लिस्टिंग डे के ऊपर शॉक लग गया, बिकॉज BSE ने आखिरी मिनट के ऊपर यहाँ पे फैसला ले लिया कि इसकी लिस्टिंग नहीं करवाएंगे। यस, इसका जो डेब्यू है वो अभी पोस्टपोन हो रहा है। अभी कब हो रहा है वी डोंट नो, शायद से कल होगा, परसों होगा, पता नहीं। बट आज का जो तारीख था कि 17 तारीख को ये लिस्ट यहाँ पे होने जा रहा है करके, तो वो उन्होंने कैंसिल कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, ठीक है। एंड अभी ये भी मतलब मार्केट में उड़ती उड़ती ऐसी खबरें चल रही है कि भाई इसका GMP नज़र भी नहीं आ रहा है। अभी पहले तो 135 नज़र आ रहा था, अभी क्या होगा वी डोंट नो। इस प्रकार की घटनाएं हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है कि ये एक गड़बड़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। SME में थोड़ा बहुत संभल कर ही रहना चाहिए, बहुत कुछ ऊटपटांग वाली चीज़ें वहाँ पे होती है। सेबी ने भी वार्निंग देके यहाँ पे रखी हुई थी, ठीक है। पहले तो हम लोग देखते थे अनाप शनाप कुछ भी लिस्टिंग यहाँ पे होती थी, फिर उन्होंने 90% का कैप वहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। अभी बीच में देखा भी था ना, वो कोई तो बाइक वाला IPO आया था, 2 ही स्टोर्स थे, 7-8 एम्प्लॉयज़ थे और 4,500 करोड़ के 12 करोड़ मांगा था, 4,500 करोड़ मिला था। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग को SME IPO में होते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो थोड़ा बहुत आप लोगों ने वहाँ पे सावधानी बरतनी चाहिए। अभी देख लेते हैं ये ट्रैफिक सॉल्व का जो IPO था, आज इसका डेब्यू था, वो तो हो नहीं पाया है, अभी ये पोस्टपोन कर दिया। अभी कब होता है और उसके बाद उसकी लिस्टिंग कैसी होती है वो देखना एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।